तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली क्लास के अंतर्गत अपन ने जनरल साइंस के जो अपने क्वेश्चन है उसमें से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, कुल मिलाकर के जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अपन ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंतर्गत अपन साइंस के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन लुसेंट बुक के कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, कौन सी बुक के? लुसेंट बुक के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे अपन साइंस के कंप्लीट इसी वीडियो के अंतर्गत कराने वाले हैं। ठीक है, उसमें से अपन ने देखो आप सबको पता है कि मैंने बताया था कि 600 क्वेश्चन तो मेरे पास केमिस्ट्री के हैं, 600 क्वेश्चन मेरे पास बायोलॉजी के हैं और 600 क्वेश्चन मेरे पास फिजिक्स के हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर रखा था भाई, केमिस्ट्री के सबसे पहले कराने वाले थे। उसमें से 100 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा लिए थे। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है उसका मैं अपना जो लिंक है वो इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। ठीक है, अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी प्रकार की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेंटर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम हो सभी के अंतर्गत जनरल साइंस आती है। और उसी जनरल साइंस के अपन सारे क्वेश्चन जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं लुसेंट बुक के वो सारे अपनी सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका एक नंबर भी कटने का चांस नहीं होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज अपन 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल चैनल है आपके लिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि 101वां क्वेश्चन है, केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जैसा कि आप सबको पता है कि इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, उसी प्रकार केले में भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खट्टे के चक्कर में रह जाओगे कि ये तो खट्टे चीज़ों में पाया जाता है तो केले में कैसे पा सकता है, लेकिन याद रख लेना केले के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो आपको पिछली वीडियो के अंतर्गत मैंने सारे सूत्र याद करवा दिए थे, उसमें टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको बताया था 466। कौन सा बताया था? 466 अर्थात C4H6O6। ठीक है, मैंने सूत्रों के माध्यम से आपको जितने फॉर्मूले थे वो सारे के सारे याद करवाए थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। कच्चे आम और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रख लेना, कच्चा आम और अंगूर और इमली और केला इन सभी के अंदर कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है 466। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना, पपीता में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पपीता के अंतर्गत कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये तो आपको हर जगह एग्जाम में देखना को मिल गया होगा कि आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में अब देखो क्वेश्चन नंबर 105 है, एस्कॉर्बिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो आपको पता तो चल गया भाई एस्कॉर्बिक एसिड किस किस में पाया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र भी तो याद होना चाहिए। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा 686। कितना हो जाएगा? 686 हो जाएगा, अर्थात C6H8O6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? C6H8O6 हो जाएगा, किसका? एस्कॉर्बिक एसिड का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है? कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, जो ये अपना जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका उपयोग किया जाता है कपड़ों की रंगाई में, अर्थात कपड़ों में किसी भी प्रकार का रंग डालने के लिए कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में भी कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ध्यान रख लेना, पालक में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन ए होती है, और इसमें एसिड कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको 600 क्वेश्चन केमिस्ट्री के में मतलब एक सीरीज के अंदर कराऊंगा, उसके बाद में 600 क्वेश्चन बायोलॉजी के कराऊंगा और 600 क्वेश्चन फिजिक्स के कराऊंगा, ताकि आपके जनरल साइंस की पूरी हेडक खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इसके बाद में कोई भी टेंशन लेनी नहीं है, ये मान लो। ठीक है, टेंशन देना ही है एग्जामिनर को। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108। रॉकेट ईंधनों में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? देखो जो रॉकेट होते हैं ना, उनका जो फ्यूल होता है ना, उसमें एक एसिड का इस्तेमाल होता है, वो होता है नाइट्रिक एसिड का। कौन से एसिड का? नाइट्रिक एसिड का। और नाइट्रिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? HNO3। सबको पता है HNO3 का क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है रॉकेट के ईंधनों में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रख लेना, फिटकरी
फिटकरी का उपयोग किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में भी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोरा में भी नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। देखो सोरे से रिलेटेड एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी भी अगर सोरा शब्द आ जाए ना तो उसके साथ में हमेशा नाइट्रोजन होता है। तो अब मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता और आपको पूछ लेता है कि सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है और ऑप्शन में दे रखा होगा एक तो H2SO4 दे रखा हो मान लो और एक में नाइट्रिक एसिड दे रखा हो, तो आप पहचानोगे कैसे? तो सीधा सा याद रख लेना, सोरा शब्द कभी भी आ जाए तो वहां पर नाइट्रोजन देख लेना। अब इनमें से इसमें तो सल्फर है और इसमें कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। HNO3 में नाइट्रोजन आ गया ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा कौन सा? सोरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इतना याद हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 111, विस्फोटक के निर्माण में यानी जितने भी अपने विस्फोटक होते हैं उनके निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस नाइट्रिक एसिड का ही प्रयोग किस में किया जाता है? विस्फोटक के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे कि अपने जितने भी पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं ना उन सभी के अंतर्गत इस एसिड का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? HNO3 का। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो नाइट्रिक अम्ल का यूज तो अपन ने देख लिया भाई किस किस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है? फाइबर ग्लास के निर्माण में किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? फाइबर जो ग्लास होता है उसके निर्माण में किया जाता है बोरिक एसिड का। कौन से एसिड का? बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है फाइबर के निर्माण में। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बोरिक एसिड के उपयोग, इसके बाद में पढ़ेंगे इसका रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब अगर आपको बोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है तो फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ। देखिए बोरिक एसिड का सूत्र आपको याद हो तो। ठीक है, थोड़ी देर में वो तो मैं बताऊंगा ही सही, देखिए आपको याद हो तो कमेंट करना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114, कीटाणुनाशक और लुब्रिकेंट के रूप में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रख लेना, यह एग्जाम में पूछ सकता है कि कीटाणुनाशक के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसमें? कीटाणुनाशक के रूप में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से सबको याद नहीं रहता है। ठीक है, तो बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो इसको याद करने का सीधा सा पता चल गया अपने को। बोरिक का मतलब क्या है? ब्रोमीन से। ठीक है, ब्रोमीन से बोरिक शब्द बना है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा H3BO3। कितना हो जाएगा? H3BO3। लेकिन देखो आपको एग्जाम में बिल्कुल फंसा सकता है, आपको ऑप्शन में दे देगा जैसे कि बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, उसमें ऑप्शन दे दिया अगर BOH3। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना जो ये BOH3 है ना, बी का मतलब OH का होल थ्राइस है ना, ये भी इसी का फॉर्मूला। इसको जब आप खोलोगे तो ये H3BO3 बनेगा। ठीक है, तो या तो ऑप्शन में ये मिल सकता है या फिर ये भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर आप देख के इसे चौंक जाओ भाई BOH3 में यहाँ पर तो हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो ये तो सार होगा, अम्ल नहीं होगा, और आप गलत कर जाओगे। नहीं, ध्यान रख लेना इसमें भी एक भी OH समूह नहीं है, ये एक एसिड होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3। इसको लिखा ऐसे भी जाता है। ठीक है, तो ध्यान से याद कर लेना, इसको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 116, नीला तोता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो नीला तोता, हरा तोता और बहुत सारे तोते होते हैं, सफ़ेद तोता भी होता है। सबके फॉर्मूले में आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये देखो एक साथ ही बता देता हूँ। नीला तोता सबको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं नीला तोता। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सफ़ेद तोता। ठीक है, और इसके बाद में एक पढ़ेंगे कौन सा रह गया? एक हरा तोता। ठीक है, ठीक है, तीनों मतलब जितने भी फॉर्मूले बनते हैं रासायनिक अपने जो केमिस्ट्री होती है उसमें तोते 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो नीला जो तोता है ना, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये याद कैसे रखना है? देखो नीला से याद रखना नीता अंबानी। क्या याद रखोगे? नीता अंबानी। तो ता से देखो नी से तो नीला हो जाएगा और ता से क्या हो जाएगा? ता से तांबा। तांबा को क्या बोलते हैं? कॉपर। तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। अब इसके बाद में आपको सफ़ेद से याद रखना, सफ़ेद जिंस। क्या याद रखनी है? जिंस कैसी थी? सफ़ेद जिंस थी। तो सफ़ेद से तो ये सफ़ेद तोता हो जाएगा और जिंस से हो जाएगा जिंक। ठीक है, ZnSO4। ठीक है, ये भी याद हो गया आपको। इसके बाद में हरा तोता, तो आपको याद रख लेना हेरा फेरी। हेरा फेरी तो सबने देखी है, तो हेरा फेरी, हेरा से हो जाएगा हरा और फेरी से हो जाएगा FeSO4। ठीक है, तो ये भी याद हो गया। तो कुल मिलाकर के तीनों तोते याद हो गए आपको। एक तो नीता, सफ़ेद जिन्स, हेरा फेरी। नीता, ता, सफ़ेद जिन्स,
हेरा फेरी और समय सल्फेट आयन याद रखना है, ठीक है। तो तीनों तोते याद हो गए। अब पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ लेते हैं, जो आपको भी पूछा था मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 116, नीला तोता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीला तोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। किसको कहा जाता है? CuSO4 को क्या कहा जाता है? नीला तोता कहा जाता है। नीता अंबानी, ता से तांबा, तांबे को क्या कहते हैं? कॉपर कहते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 और इसके साथ में जल के अणु भी याद रखने 5H2O, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में जो आपका नीला तोता होगा उसमें कॉपर सल्फेट 0.5H2O, आपको जल के अणु भी याद रखना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 118 से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके इसी चैनल पर आपको पूरी की पूरी साइंस मिलेगी, पूरी की पूरी जीके की क्लासेस मिलती है, ठीक है। और ऐसे वैसे नहीं कराता, मैं खुद जैसे याद किया है, मैंने जैसे याद किया था ट्रिकों के माध्यम से, क्योंकि हर किसी को ऐसे नॉर्मल याद नहीं रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। अपने को पेपर फाइट करना है, कुछ मिला करके दिमाग में याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके आना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता के जाना भाई मेहनत कैसी लग रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किस क्षारक का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता होगा कि जो टूटी हुई हड्डियां होती है उनको जोड़ने में डॉक्टर बांधता है प्लास्टर। क्या बांधता है? प्लास्टर बांधता है। और प्लास्टर को क्या बोलते हैं? POP भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O। कितना होता है जल का अणु? 1/2H2O। देखो एक बार वापस लिख देता हूँ, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O, ठीक है। POP का सूत्र होता है ये कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O। हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी हाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119। खाने का नमक किससे बनता है? तो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। कौन सा? खाने का नमक, ठीक है। खाने का नमक का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले अपन खाने का नमक खाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। अब देखो ये बना किससे? ये तो बना NaOH, ठीक है साहब। Cl कहाँ से आया? HCl से। तो ये भी प्रबल क्षार, ये भी प्रबल अम्ल, ठीक है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार यानी कि शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार, इन दोनों से कौन सा बनता है? अपने खाने का नमक बनता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो आप सबको पता होगा, एक नाम याद रखना, अनील। क्या याद रखना अपने को? अनील। यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनील नीले को लाल कर देता है, अनील नीले को लाल कर देता है। तो नीले को लाल करने वाला अनील, ऐसे अम्ल, ठीक है। ये ट्रिक भी याद हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये लुईस की अवधारणा थी। कौन सी थी? लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। लुईस एक वैज्ञानिक था जिसने अम्ल और क्षार को दो भागों में बांटा था। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो तो कौन होगा? अम्ल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तो कौन होगा? अम्ल होगा। और इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कौन होगा? क्षार होगा, ठीक है। किसने बताया था? लुईस ने बताया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ बनते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के माध्यम से लवण और जल बनता है हमेशा। देख लो, जैसे NaOH था, उसमें मैंने HCl को मिलाया था, तो इससे क्या बना था? अपना नमक बना था। और इसके साथ में ये HOH, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जल का अणु बनाएंगे। तो हमेशा अम्ल क्षार की अभिक्रिया में जल भी बनता है और लवण बनता है साथ में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल व लवण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो, जब भी अपन अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं? क्षार से करवाते हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बना लेते हैं, यानी कि उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण से इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? आपको पूछ रहा हूं भाई, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं? आप कमेंट करके बताओ भाई, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या फिर नहीं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हमेशा याद रख लेना, जैसे कि कोई सा भी अम्ल हो, जैसे कि HCl अम्ल ले लिया मैंने, इसको जल में घोलूंगा मैं, तो इससे क्या बनेगा?
ये बोल रहा है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो ये H+ आयन प्रदान करता है। यहाँ से क्या होगा कि H+ आयन को छोड़ देगा, ये H+ आयन कौन प्रदान करेगा, अम्ल प्रदान करेगा। ठीक है, तो अम्ल जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए खुशखबरी भी होगी जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। मतलब जो भी तैयारी कर रहा है ना उसको ये PDF मिलेगी। अब वो ये PDF कहाँ पे मिलेगी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आपको वीडियो के एंड में नहीं, जरूरी है वीडियो के एंड में बताऊं, आपको बीच में बता सकता हूं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, उसको सार कहा जाता है। ठीक है, जो जल में घुलनशील भस्म होती है उसको सार कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। अभी अपन ने देखा था भाई जलीय घोल होता है ना, उसमें जो भस्म होती है उसको सार कहते हैं। तो सार में कौन होगा, OH- आयन होगा। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। सभी लवण होते हैं तो ये क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। अर्थात जब भी अपन लवण बनाते हैं उसको अपन सॉल्यूशन को यहाँ पे डाल लेते हैं तो ये एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए तो ये एक विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128। सर्वप्रथम pH मान का निर्धारण किसने किया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रख लेना सोरेनसन। क्या याद रखना, आपको केवल एक नाम याद रखना, सोरेनसन ने pH पैमाना दिया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहता है भाई, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है। शुद्ध जो जल होता है अपना अशुद्ध जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो होती है 10⁻⁷। अब देखो याद कैसे रहेगा, अपन सभी जानते हैं कि अशुद्ध जल या शुद्ध जल होता है ना उसकी pH का मान होता है 7। कितना होता है, pH का मान होता है 7। और अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर साइंस वाला स्टूडेंट है तो उसको पता है कि pH बराबर -log H+ आयन की सांद्रता। ठीक है, H+ आयन की सांद्रता। अब देखो H+ आयन की सांद्रता, अब मेरे को पता है भाई इसकी pH 7 होती है। अब ये 7 कब आएगा, जब यहाँ पे 10⁻⁷ होगा, क्योंकि ये 7 आगे आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा और log कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, तो pH कितनी आ जाएगी 7। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि शुद्ध जल जो हाइड्रोजन शुद्ध जल की pH कितनी होती है, 7 होती है और सांद्रता पूछ ले तो 10⁻⁷ होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। अम्लीय घोल का pH का मान कितना होता है। आप सबको पता है कि जो अपना pH पैमाना होता है ना उसमें क्या होता है, जैसे एक तो 0 हो गया, इसके बीच में 7 हो जाता है और इधर 14 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो कौन होते हैं, एसिड होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक। 7 पर कौन सा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और 7 से ऊपर और 14 से नीचे तक कौन से होते हैं, सार होते हैं। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि अम्लीय घोल कौन सा होगा जिसकी pH 7 से कम होगी, और क्षारीय घोल कौन सा होगा जिसकी pH 7 से अधिक होगी, और उदासीन घोल का pH का मान कितना होता है, 7 होता है। ये न तो क्षारीय होता है और नहीं अम्लीय होता है। और इसका उदाहरण कौन सा है, शुद्ध जल। जो अपना अशुद्ध जल होता है वो उदासीन होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की बात कर रहा है, एसिटिक अम्ल से यानी CH3COOH की बात कर रहा है, अधिक शक्तिशाली है। अपने को पता ही तो भाई क्यों, अब ये पूछ रहा है कि HCl है ना ये एसिटिक अम्ल से प्रबलशाली क्यों है, क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। अब देखो इसमें बात ये होती है कि जो HCl होता है ना ये जो आसानी से H+ आयन दे देगा वो आसानी से अम्ल कहलाएगा, मतलब प्रबल अम्ल कहलाएगा। अब ये आसानी से 2 भागों में टूट जाता है, H+ आयन और Cl- आयन में। जबकि जो CH3COOH होता है ना इसमें क्या होता है, बंध थोड़ा मजबूत होता है जिसके कारण से आयनों में इतना आसानी से नहीं टूट पाता है। इस कारण से प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, HCl हो जाएगा। किससे, CH3COOH से यानी एसिटिक एसिड से। इसके बाद में आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 134। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी अपन ने साइंस की क्लासेस ले रखी है वो भी देख लो, जीके की क्लासेस देखनी है वो भी देख लो। ठीक है, सारे के सारे अपने प्लेलिस्ट बना रखे चैनल पर जाकर के विजिट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं। देखो ढंग से पढ़ लेते हैं। ऐसे लवण जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल
आयन यानी OH माइनस आयन की बात कर रहा है ये, और यहाँ पे H प्लस आयन की बात कर रहा है, से मुक्त रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो लवण कहलाते हैं। लवण में ना तो H प्लस होता है ना ही OH माइनस होता है। कुल मिलाकर के लवण की परिभाषा पूछ रहा था यहाँ पर ये, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, सामान्य लवण के उदाहरण है। तो सामान्य लवण के उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं अपन। एक तो अपना नमक ही हो गया जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, ट्राइसोडियम फास्फेट हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे? लवण हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, ट्रिसोडियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अब इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखो ये ट्रिसोडियम बोल रहा है, आपको ढंग से इसका विच्छेद करके देखो। ट्रिसोडियम का मतलब होता है ट्राइसोडियम फास्फेट। देखो ये कुछ नहीं होता, सोडियम फास्फेट बोलेगा वो तो। सोडियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र बताओ, तो आपको ध्यान है कि सोडियम की तो होती है +1 और फास्फेट की होती है PO4-3। जब आप रासायनिक सूत्र बनाते हो तो ये तो चल जाता है इसकी टांग के नीचे और ये चल जाता है इसकी टांग के नीचे, तो फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा? Na3PO4, ठीक है। तो सोडियम फास्फेट का ये रासायनिक सूत्र होता है। ये रीट एग्जाम में भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, कैल्शियम सल्फेट बोल रहा है तो CaSO4 होता है, और डिहाइड्रेट का मतलब डोहाइड्रेट यानी कि 2 जल के अणु हो जाएंगे, बस खत्म। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी को पता है कि सोडियम की जो ये होता है आयन Na+ और सल्फेट होता है SO4-2, ये चल जाएगा इसके नीचे, ये मतलब ये चल जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा Na2SO4, तो ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। आप सबको रासायनिक सूत्र बनाना तो आता ही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, मोहर साल्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहर साल्ट को कहा जाता है द्रविक लवण भी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? द्रविक लवण भी कहा जाता है, यानी कि द्रविक लवण होता है एक प्रकार का, जिसका एक उदाहरण है कौन सा? मोहर साल्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140, द्रविक लवण का उदाहरण क्या है? तो एक तो मोहर साल्ट हो गया और एक फिटकरी हो गया। कौन सा हो गया? फिटकरी होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले तो इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं NaHCO3। तो ये क्या होता है? एक अम्ल होता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये H+ दे देगा आसानी से। क्यों? क्योंकि ये Na+ में टूटेगा एक तो, और एक कार्बोनेट आयन में टूट जाएगा CO3-2 में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के H दे रहा है, H दे रहा है तो अम्लीय हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? एक एसिड होता है। अब पूछ रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक में हो जाएगा Fe+ और OH का हो जाएगा OH-, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Fe, ठीक है, FeO। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, तो ये सारी लवण हो जाएगा। सीधा सीधा पता चल रहा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, ठीक है। ये सर्वप्रथम किसने कहा? देखो आप सबको मैंने शुरू में जब अपन ने स्टार्टिंग की थी, ये सीरीज का पहला ही वीडियो था, इससे जस्ट पिछले वाला, उसमें हाइड्रोजन की खोजकर्ता का नाम बताया था, उसका नाम था क्वेंडिस। लेकिन हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव, ये किसने बताया था? डेवी ने बताया था। किसने बताया था? डेवी ने बताया था। इसके बाद में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 144, वह लवण जो जल को अवशोषित करता है क्या कहलाता है? तो जो जल को अवशोषित करता है ना, उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण, यानी हाइग्रो का मतलब हो गया जल के अणु को, स्कोपिक यानी स्कोप करने वाला यानी ग्रहण करने वाला, क्या कहलाता है? वो कहलाता है कौन सा? लवण कहलाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनियम NH4, अमोनियम ये हो जाएगा NH4+ और क्लोराइड हो जाएगा Cl-, तो ये क्या बन जाएगा? NH4Cl बन जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया? NH4Cl। अब ये क्या होता है? तो ये एक क्षारीय लवण होता है, आपको इसको स्पेशल याद रख लेना है। ये एक क्षारीय लवण होता है, कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, जलीय विलयन के अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो जलीय जो विलयन होता है उसकी अम्लता का परीक्षण करना हो तो आप pH मीटर के माध्यम से कर सकते हो, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, pH पैमाने के माध्यम से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 है, किस अभिक्रिया के फलस्वरूप अघुलनशील लवण बनते हैं? यानी कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से अघुलनशील लवण यानी बिना घुलने वाले लवण बनते हैं? तो वो हो जाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है भाई, अवक्षेपण का मतलब अवक्षेप का निर्माण होगा, और अवक्षेप क्या होता है? जो कि घुलता नहीं है, ठीक है। एग्जाम RRB 2019 में पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगभग सभी एग्जाम के अंतर्गत एक बार तो पूछा हुआ है।
एक्वा रेजिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर मैं बात करूं राजस्थान की गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करने वाले, तो अभी स्टेनोग्राफर का जो 5 अक्टूबर को पेपर हुआ था उसमें भी एक्वा रेजिया का रासायनिक सूत्र पूछा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक्वा रेजिया का रासायनिक सूत्र होता है कि 3 अणु तो HCl के और 1 अणु HNO3 के। अब आपको याद कैसे रहेगा भाई? अब आप ये तो याद कर लोगे कि ये HCl और HNO3 इन दोनों का मिलाकर के एक्वा रेजिया कहा जाता है, लेकिन इसके घटक कितने लेने? कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक्वा रेजिया में HCl जो अम्ल है उसके कितने घटक इस्तेमाल किए जाते हैं और HNO3 यानी जो नाइट्रिक एसिड होता है इसके कितने घटक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको याद कैसे रखना है? देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो HNO3 में तो 3 आ रहा है, यहाँ पे तो 3 आ रहा ही नहीं है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, तो सीधा सीधा एक्वा रेजिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 3 तो HCl के घटक और 1 हो जाएगा HNO3 का घटक। खत्म। परमानेंट याद हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। एक्वा रेजिया में कौन सा अम्ल का उपयोग मिलाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि एक्वा रेजिया में एक तो HCl अम्ल होता है और एक HNO3 अम्ल होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 150। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगभग SSC की सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन से यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। AgI का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। कहीं पे भी कृत्रिम वर्षा करानी है तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़े, यहीं पे रोक दे, अगर आगे बढ़े अपन। देखो, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो के अंतर्गत कराऊंगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके यहीं चल जाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप पूरे क्वेश्चन करो, ढंग से करके जाओ, मैं जैसे याद करा रहा हूँ वैसे याद करते जाओ, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, बहुत सारी एग्जाम का एक्सपीरियंस है, तो बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ आगे? अगर आप बताओगे, पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। आपको क्लासेस पसंद आ रही है नहीं आ रही, आप कमेंट जरूर किया करो। देखो, कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तभी तो मेरे को पता चलेगा ना भाई जनता को इंटरेस्ट है, जनता को मज़ा आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप क्या किया करो, कमेंट भी किया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 151। देखो, आपकी शर्त पर करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 151 है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? कॉपर सल्फेट ये हो गया भाई साहब, इसका जलीय घोल बनाना है अपने को, तो ये क्या होता है कि अम्लीय क्यों होता है? तो ध्यान रख लेना, ये जल अपघटन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? जल अपघटन के कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 152, जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जल की कठोरता आप किन किन चीज़ों से कर सकते हो दूर। तो एक तो होता है सोडियम कार्बोनेट, ये कौन होता है आप सबको पता होगा, धावन सोडा, जो धोने का सोडा होता है ना, उसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो दोनों के मैं एक बार रासायनिक सूत्र लिख देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट का मतलब हो गया Na2CO3, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2, ठीक है। ये हो गया धावन सोडा, धोने के सोडे का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जल की कठोरता दूर हो जाए। और एक कौन सा हो गया अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल भी किस में किया जाता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 153, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ है। अग्निशामक जो लगे हुए हैं अपने लाल लाल रंग के, जो बोतल के समान होते हैं, उन अग्निशामक में कौन सी गैस भरी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, ठीक है। अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 154, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो घरों में अगर अपने को सिरका बनाना है तो अपन स्टार्च के किण्वन की अभिक्रिया के द्वारा कर देंगे। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्च कर लाएंगे, उसको किण्वन अभिक्रिया करवाएंगे उसके ऊपर, जिसके माध्यम से अपने को क्या बन जाएगा? सिरका बन जाएगा घर पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 155, कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा महसूस होता है? तो ध्यान रख लेना, कोका कोला में फास्फोरिक एसिड के कारण से खट्टा महसूस होता है। आप सभी ने कोका कोला को पिया होगा, आपको जो खट्टा महसूस होता है वो फास्फोरिक अम्ल के कारण से होता है। कौन से अम्ल के कारण से? फास्फोरिक अम्ल के कारण से कौन सा महसूस होता है? खट्टापन महसूस होता है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 155 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ऐसे ही कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो और एक बार मुझे बताओ
कि अच्छा समझ में आ रहा है, तभी तो मेरे को पता चलेगा, ताकि मैं आपको फटाफट से नए नए वीडियो उपलब्ध कराता जाऊँ। और टोटल 600 क्वेश्चन में केमिस्ट्री का आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, और 600 क्वेश्चन में फिजिक्स के करवाऊंगा, 600 क्वेश्चन में बायो के कराऊंगा। कुल मिलाकर के जनरल साइंस के अपने पास 1800 क्वेश्चन वन लाइनर कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि लूसेंट की बुक का पूरा निचोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे देना। आप एसएससी का एग्जाम दे दो, चाहे आरआरबी का एग्जाम दे दो, चाहे आप किसी भी स्टैटिक एग्जाम दे दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम दे लो, किसी में भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जामों के क्वेश्चन है। उसके साथ में वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि बुक के अंतर्गत से उठाए गए सीधे सीधे, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखो, आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो पहले के 100 क्वेश्चन है ना, आज मैंने 101 से स्टार्ट किया था, तो उससे पिछले जो 100 क्वेश्चन है ना, उसका जो वीडियो का लिंक है आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर यहाँ नहीं मिले तो आप क्या करना, चैनल पर जाना, चैनल में अपने वीडियोस होता है, उसके बगल में शॉर्ट्स लिखा रहता है, उसके बगल में प्लेलिस्ट बनी रहती है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाना, सबसे पहली प्लेलिस्ट ही अपनी कौन सी आती है, साइंस की आती है, उसमें जाकर के पहला वीडियो देख लेना। आपको 100 क्वेश्चन वहाँ पर कराए हैं मैंने केमिस्ट्री के, और 100 से आगे 101 से लेकर के 155 तक मैंने आज इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, अगले वीडियो के अंतर्गत कोशिश करूँगा कि मैं फास्ट आपको और ज़्यादा फास्ट तरीके से क्वेश्चन कराऊं। देखो, मेरे को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको ढंग से याद करवाता हूं। मेरा वो काम नहीं है कि आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, आप पढ़ते गए, देखते गए, याद कुछ हुआ नहीं। तो मैं क्या करता हूं, याद कराने की कोशिश करता हूं, इसलिए टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन टाइम एक बार लगेगा, लेकिन आपको याद परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सबसे बढ़िया काम है, आप कमेंट करके, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दो मुझे कि मेरी क्या कमी रह गई है, या फिर मेरे को समझाने में कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, या फिर आप मुझसे क्या चाहते हो, जैसे कि आपको कौन से क्वेश्चन और चाहिए, किस सब्जेक्ट को पढ़ना हो, उसके वन लाइनर क्वेश्चन कराने हो, या उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराने हो, या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।